अ क्लोजर लुक बंगाल, द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज। तो इस सेक्शन में हम क्या देखेंगे कि जो बंगाल में बोली जाने वाली भाषा है जिसे हम बंगाली कहते हैं, तो उस भाषा की जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो किस तरीके से हुआ। सो हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था कि किस तरीके से हम किसी एक पर्टिकुलर जगह की आइडेंटिटी को उसके भाषा से जोड़कर देखते हैं कि अगर कोई हरियाणा से आया है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हरियाणवी है। तो हरियाणवी तो एक भाषा हो गई, तो हरियाणा से आने वाले इंसान को हम किससे जोड़ रहे हैं? हरियाणवी से, उसकी भाषा से। इसी तरीके से हमने बंगाल का देखा था कि अगर कोई बंगाल से आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ये इंसान बंगाली है। तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर प्लेस की आइडेंटिटी जो है वो उसके भाषा से जोड़ते हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो ये बंगाल में बोले जाने वाली भाषा है बंगाली, वो हमेशा से ही लोग बोलते थे। मतलब कि हमेशा से बंगाल के लोग बंगाली बोलते थे। हम ऐसा सोचते हैं, हमें तो सुनने में ये लगता है। However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit texts suggest that the people of Bengal did not speak Sanskritic languages. तो अभी ये माना जाता है कि जो बंगाली है वो संस्कृत भाषा से निकल कर आई है। जो बंगाली भाषा है वो संस्कृत का ही एक पार्ट है, वो संस्कृत से ही निकल कर आई है। जबकि हमारे जो अर्ली सांस्कृतिक टेक्स्ट हैं, जो हमारे प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है कि ओरिजिनली यहाँ पे बंगाल में सांस्कृतिक लैंग्वेजेस नहीं बोली जाती थी। तो फिर किस तरीके से हम कहते हैं कि जो बंगाली है वो संस्कृत से निकल कर आई है? ऐसा क्या हुआ कि जो संस्कृत है उसका प्रभाव पड़ा बंगाली पर? तो हम देखते हैं। So from the 4th and 3rd centuries BCE, commercial ties began to develop between Bengal and Magध। तो चौथी से तीसरी जो सेंचुरीज है, बीसीई की बात की जा रही है, फिर बिफोर कॉमन एरा, तो लगभग आज से 2400 ईयर्स पहले या फिर 2300 ईयर्स पहले की बात की जा रही है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? बंगाल एंड मगध, मगध क्या है? साउथ बिहार वाला जो इलाका है, उसके बीच में कमर्शियल टाइज बनना स्टार्ट हो गए थे। कमर्शियल टाइज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सामानों का खरीद बेच है, लोग सामान एक जगह से लाते थे। बंगाल और मगध के बीच में सामानों की खरीद बेच जो है वो स्टार्ट हो गई। अब क्योंकि जो मगध वाला इलाका है, जो साउथ बिहार वाला इलाका है, यहाँ तो संस्कृत का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो जब बंगाल एंड मगध के बीच में कमर्शियल टाइज बनना स्टार्ट हुए, तो बंगाल वाले इलाके पर भी संस्कृत का इन्फ्लुएंस होने लग गया, यहाँ पे संस्कृत का प्रभाव पड़ने लग गया। तो 4th सेंचुरी के टाइम पे, लगभग चौथी सदी के टाइम पे क्या हुआ? जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने बंगाल पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया, बंगाल को अपने अंडर कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। और वो जो गुप्ता रूलर्स थे वो इस एरिया में, बंगाल वाले एरिया में ब्राह्मण्स को लाने लग गए, ब्राह्मण्स को शिफ्ट करने लग गए। अब ब्राह्मण जो है वो तो संस्कृत बोलते हैं। अगेन एक और कारण मिल गया कि जो बंगाली है, जो बंगाल के लोग हैं, वो संस्कृत भाषा से इन्फ्लुएंस हुए। तो एक तो हो गया कमर्शियल टाइज, दूसरा था कि जो 4th सेंचुरी के टाइम पे गुप्ता रूलर्स जो थे वो ब्राह्मण्स को इस एरिया में सेटल करने लगे थे, तो ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस हुआ। Thus the linguistic and cultural influence from the mid Ganga valley became stronger। तो इन कारणों से क्या हुआ? बंगाल पर मिड गंगा वैली, मिड गंगा वैली क्या है? वही यूपी बिहार वाला जो इलाका है, वहां पे वहां का जो कल्चर है वो बंगाल के कल्चर को इन्फ्लुएंस करने लग गया। एक तरीके से बंगाल के लोग जो हैं वो सांस्कृतिक कल्चर से इन्फ्लुएंस होने लग गए। In the 7th century, the Chinese traveler Xuanzang observed that languages related to Sanskrit were in use all over Bengal। तो 7th सेंचुरी के टाइम पे एक चाइनीज ट्रैवलर थे सुआनजांग, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि बंगाल में जो भी भाषाएं बोली जा रही हैं वो संस्कृत से ही रिलेटेड हैं। तो मतलब इस टाइम तक, 7th सेंचुरी तक, जो संस्कृत है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ चुका था बंगाली भाषा पर। और क्यों पड़ा था? तो उसके कारण हमने देख ली कि जैसे कमर्शियल टाइज हुए और जो रूलर्स हैं वो अपना जो कल्चर है वो बंगाल तक ला रहे थे, ब्राह्मण्स वगैरह को शिफ्ट कर रहे थे बंगाल में। तो 8th सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ? वहां का जो रीजनल किंगडम था पालास का, तो पालास के टाइम में बंगाल जो है वो एक सेंटर बन गया, वो एक केंद्र वाला इलाका बन गया, एक इंपॉर्टेंट जगह बन गई। और 14th एंड 16th सेंचुरीज के टाइम में बंगाल पर उन लोगों ने, उन सुल्तान्स ने रूल किया जो कि दिल्ली के रूलर से इंडिपेंडेंट थे। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? दिल्ली के रूलर से इंडिपेंडेंट, इसका मतलब कि जो बंगाल पे सुल्तान रूल कर रहे थे वो दिल्ली पे रूल करने वाले जो दिल्ली में जो सुल्तान थे उनसे प्रभावित नहीं होते थे। वो अलग थे और जो दिल्ली वाले सुल्तान अलग थे, और जो बंगाल वाले सुल्तान है वो अलग थे। ये आपस में जुड़े हुए नहीं थे। ऐसा नहीं था कि जो बंगाल पे जो सुल्तान है वो दिल्ली वालों को अपना सुपीरियर मानते हैं या अपना जो राजा मानते हैं, ऐसा नहीं था, अलग अलग थे। और 1586 में जो अकबर है
उसने बंगाल पर जीत प्राप्त कर ली थी, बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके बाद बंगाल को जो है एक सूबे की तरह माना जाने लग गया, जो बंगाल है एक सूबा बना दिया गया। अब उसके टाइम पे जो पर्शियन थी वो लैंग्वेज थी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि जो प्रशासन में जो भाषा यूज की जाती थी वो पर्शियन थी अकबर के टाइम पे। बट जो बंगाली है वो भी एक रीजनल लैंग्वेज के रूप में डेवलप होती रही, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन वगैरह का काम है, वो तो ये लोग अपनी पर्शियन में करते थे, बट जो आम लोग हैं वो अपनी बंगाली बोलते थे। आम लोगों ने अपनी भाषा को बनाए रखा और उसको और ज्यादा महत्व दिया और डेवलप हो गई वो। इन फैक्ट बाय द 15th सेंचुरी द बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट, यहाँ पे क्या है कि 15th सेंचुरी के टाइम में बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स मतलब कि ऐसी लैंग्वेजेस, ऐसी डायलेक्ट्स, ऐसी रीजनल भाषाएं जो कि बंगाल में बोली जा रही थी, वो एक तरह से यूनाइट होने लग गई। वो यूनाइट होने लग गई, वो एकत्रित होने लग गई। किस वजह से उनमें ये जो एकता का भाव है वो पैदा हुआ? बाय अ कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन। मतलब कि आज का जो वेस्ट बंगाल है, मतलब पूरा जो बंगाल था, जैसे बांग्लादेश वाला जो इलाका है और हमारा जो बंगाल है, ये वाला पहले एक ही था। बंगाल जो बांग्लादेश है वो बाद में अलग हो गया, ठीक है। तो हमारा जो बंगाल है, जो हमारा आज का वेस्ट बंगाल है, तो उस वाले इलाके में जो भाषा बोली जाती थी, तो उस भाषा की वजह से जो दूसरे बंगाली जो ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स हैं, जो बंगाली भाषाएं हैं, वो एक साथ एकत्रित होने लगी, वो एक साथ आने लग गई। Thus, although Bengali is derived from the Sanskrit, it passed through several stages of evolution. अब वैसे तो हम कहेंगे क्योंकि जो बंगाली भाषा है उस पर संस्कृत का प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा था, कि जो कमर्शियल टाइज है उनकी वजह से जो मगध वाले जो रूलर्स थे उन्होंने क्योंकि बंगाल पे कब्जा कर लिया था और ब्राह्मण्स को वहां पे शिफ्ट करने लगे थे, तो इस वजह से ब्राह्मण्स जो है वो तो संस्कृत बोलते थे, तो इस वजह से भी बंगाली जो है वो संस्कृत जो है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बंगाली है वो संस्कृत से ड्राइव हुई है। बट इसने बहुत सारे जो इवोल्यूशन के स्टेजेस हैं उनको देखा है, कि जैसे अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो वेस्ट बंगाल में बोलने वाली भाषा है उससे बाकी सारी जो बंगाली भाषाएं थी वो इन्फ्लुएंस हुई, उनका उनके ऊपर ये जो वेस्ट बंगाल में बोलने वाली भाषा का प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बंगाली है वो संस्कृत से तो ड्राइव हुई है, बट उसने बहुत सारे एवोल्यूशन के स्टेजेस देखे हैं। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं था कि बंगाली जो भाषा है उस पर सिर्फ और सिर्फ संस्कृत का ही प्रभाव पड़ा था, इसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस थी, नॉन संस्कृत जो लैंग्वेजेस थी, जैसे पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेजेस, तो इसके अलावा जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हो गई, तो इन सब का असर जो है वो भी बंगाली भाषा पर पड़ा था। और लोग जो हैं बंगाली में बहुत सारे जो नॉन संस्कृतिक वर्ड्स थे, जैसे कि इन भाषाओं से, ये जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हो गई, पर्शियन एंड यूरोपियन जो लैंग्वेजेस हो गई, इन भाषाओं के जो कुछ शब्द हैं वो बंगाली में यूज करने लग गए, वो बंगाली में इंक्लूड करने लग गए। और इस तरह से जो पूरी भाषा है वो संस्कृत का भी उस पर इम्पैक्ट पड़ा बंगाली भाषा पर। कुछ जो ट्राइबल लैंग्वेजेस वगैरह हैं, पर्शियन है, यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, तो इन सब के भी कुछ जो वर्ड्स थे वो भी बंगाली भाषा में आ गए, और इस तरीके से जो मॉडर्न बंगाली है जो आज हम देखते हैं वो भाषा बनी। So early Bengali literature may be divided into two categories. तो जो early Bengali literature है, जो बंगाली भाषा का प्रारंभिक साहित्य है, तो उसको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो पहला जो है वो है इंडेप्टेड टू संस्कृत, ऐसी भाषा जो कि संस्कृत भाषा की कर्जदार है, एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट, और दूसरी वो वाली बंगाली भाषा जो कि संस्कृत भाषा से आजाद है, जिसका संस्कृत भाषा से कोई लेना देना नहीं है। द फर्स्ट इंक्लूड्स द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स। तो जो हमने फर्स्ट वाली बंगाली भाषा की बात की, जो इंडेप्टेड टू संस्कृत है, मतलब कि ऐसा बंगाली लिटरेचर जो कि संस्कृत का कर्जदार है। तो इस वाले साहित्य में क्या था कि बहुत सारे जो संस्कृत एपिक्स थी, जो संस्कृत महाकाव्य थे, तो उनको बंगाली भाषा में ट्रांसलेट किया गया। द मंगल काव्यास लिटरली ऑस्पिशियस पोएम्स डीलिंग विद द लोकल डेटीज। इसमें जो मंगल काव्यास थे उनको ट्रांसलेट किया गया, जिसमें का मतलब है कि ये ऑस्पिशियस पोएम है और ये लोकल डेटी से, वहाँ के लोकल भगवानों से रिलेटेड है। इसके अलावा फर्स्ट कैटेगरी के अंदर भक्ति लिटरेचर्स आते हैं, जैसे कि चैतन्य देव की जो बायोग्राफीज हैं वो, चैतन्य देव कौन थे? द लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति, जो वैष्णव भक्ति मूवमेंट थी उसके लीडर थे चैतन्य देव। तो इनकी जो बायोग्राफीज हैं वो भी फर्स्ट वाले जो कैटेगरी है उसके अंदर आती है। अब जो दूसरी वाली कैटेगरी हमने देखी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ संस्कृत थी, तो उस वाले जो बंगाली लिटरेचर है उसमें क्या क्या आता है? उसमें नाथ लिटरेचर आते हैं, जैसे कि मैनामती एंड गोपी चंद्र के जो सॉन्ग्स थे वो आते हैं। स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्मा ठाकुर, ऐसी स्टोरीज जो कि धर्मा ठाकुर की पूजा से रिलेटेड थी।
इसके अलावा जो फेरी टेल्स होती हैं, फोक टेल्स एंड जो बलार्ड्स होते हैं, लोक कथाएं हो गई, गाथा गीत हो गए, कहानियां हो गई, तो ये सब चीज भी सेकंड वाली कैटेगरी में इंक्लूड थी। तो भी इस पैरा में हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा, मैनामती, गोपीचंद्र एंड धर्म ठाकुर। देख लेते हैं कि वो कौन कौन थे। तो नाथ्स वर द एसेटिक्स हु इंगेज्ड इन अ वैरायटी ऑफ योगिक प्रैक्टिस। तो ये एसेटिक्स कौन होते हैं? एसेटिक्स मतलब सन्यासी। तो नाथ्स जो है वो सन्यासी होते हैं जो कि बहुत ही अलग अलग तरह के योगिक प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक सॉन्ग है जिसको कि बहुत बार इनेक्ट किया जाता है, जिसको कि अभिनय किया जाता है जिसका, तो उस सॉन्ग में क्या बताया गया है? दे डिस्क्राइब हाउ मैनामती जो है एक रानी थी और उन्होंने अपने बेटे गोपी चंद्र को इनकरेज किया था कि वो जो सन्यासी वाला पाथ है, सन्यासी बनने का जो रास्ता है, उसे अपना लें। इसके अलावा जो धर्मा ठाकुर हैं वो एक रीजनल डेटी हैं, वो एक लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा ज्यादातर क्या एक स्टोन पे या फिर एक लकड़ी के जो पीस होता है उस पर की जाती है। तो जो टेक्स्ट फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऐसे टेक्स्ट जो कि इंडेप्टेड ऑफ संस्कृत हैं, जो संस्कृत के कर्जदार हैं, जो हमने फर्स्ट कैटेगरी में देखा, वो वाले टेक्स्ट को ज्यादा इजी है ये बताना कि वो किस डेट के हैं, मतलब किस टाइम पीरियड के हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो पाई गई हैं जिसमें कि ये पता चलता है कि वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो 15 से मिड 18 सेंचुरीज के बीच में लिखी गई हैं। तो इस तरीके से जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं उनका हम फिर भी आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस टाइम पीरियड की हैं, बट जो सेकेंड वाले कैटेगरी से टेक्स्ट बिलोंग करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ संस्कृत है, तो वो वाले जो टेक्स्ट हैं उनके डेट इतना आसान नहीं है बताना, उनका इतना आसान नहीं है पता लगाना कि वो किस पीरियड से आते हैं, क्योंकि जो सेकेंड कैटेगरी वाले हैं उनको ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन किया था, तो इसलिए उनकी प्रिसाइसली डेट जो है वो बताना मुश्किल है। तो जो सेकेंड कैटेगरी वाले जो टेक्स्ट हैं वो ईस्टर्न बंगाल में, जो बांग्लादेश वाला इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे क्योंकि उस वाले इलाके में ब्राह्मण्स का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था, राइट। तो इसलिए वो जो भाषा है, वो जो टेक्स्ट है, वो संस्कृत से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुए, राइट। सो इस सेक्शन में हमने क्या देखा? पूरी बंगाली भाषा के बारे में देखा कि किस तरीके से जो बंगाली भाषा है वो डेवलप हुई, कि ओरिजिनली हमें पता चलता है कि यहाँ पे संस्कृत भाषा से रिलेटेड जो लैंग्वेजेस हैं वो नहीं बोली जाती थी, बट धीरे धीरे करके यहाँ पे जैसे कमर्शियल टाइज बने, जैसे कि यहाँ पे जो मिड गंगा वाले इलाके के जो राजा थे उन्होंने आके यहाँ पे कब्जा किया, तो धीरे धीरे करके जो संस्कृत का जो इन्फ्लुएंस है वो मेनली वेस्टर्न बंगाल में होने लग गया, राइट। और इसलिए धीरे धीरे करके जो एक नई तरह की जो बंगाली भाषा है वो निकल कर आई। फिर हमने दो टेक्स्ट के बारे में जाना, जो दो कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट हैं। पहला जो है संस्कृत का इंडेप्टेड है, संस्कृत का कर्जदार है, और दूसरा जो है वो है इंडिपेंडेंट ऑफ संस्कृत, ऐसा जो कि संस्कृत का इंडिपेंडेंट है संस्कृत से। तो फिर हमने देखा था कि हमने बहुत सारे देखे थे कि किस तरीके की जो टेक्स्ट हैं वो हमें फर्स्ट कैटेगरी में मिलती हैं, जैसे कि संस्कृत एपिक्स के जो ट्रांसलेशंस हैं, मंगल काव्य हैं, तो ये इस तरीके के जो टेक्स्ट है वो फर्स्ट कैटेगरी में देखने मिलते हैं। सेकंड कैटेगरीज में फिर हमने देखा कि जो सॉन्ग्स ऑफ मैनामती एंड गोपी चंद्र हैं वो देखने मिलते हैं। फिर हमने देखा कि ये लोग कौन हैं, मैनामती, गोपी चंद्र, धर्म ठाकुर कौन है। फिर हमने देखा कि जो फर्स्ट कैटेगरी वाले जो टेक्स्ट हैं उनको फिर भी आसान है ये बताना कि वो किस पीरियड से आते हैं, बट जो सेकंड वाली कैटेगरी है उसमें इतना आसान नहीं है वो किस पीरियड से आते हैं, क्योंकि उन्हें ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किया गया था। और ये वाले टेक्स्ट जो है वो ईस्टर्न बंगाल में ज्यादा फेमस थे क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस है वो इतना नहीं था।